हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए आज हम बात करते हैं क्लास 10th की हिस्ट्री लेसन फर्स्ट। द नेम ऑफ द लेसन इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, एंड दिस इज द फोर्थ वीडियो ऑफ दिस लेसन। स्टूडेंट्स बता दूं आपको कि इससे पहले मैं 3 वीडियो और कर चुका हूँ लेसन पर। अगर आप उसको नहीं देखें जाके यूट्यूब से देख लें ताकि आपको आगे की स्टोरी इजीली समझ में आने में हेल्प हो। ठीक है, यह टॉपिक इज व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। यानी कि आज हम बात करते हैं कि जो लिबरल पर्सन थे, यानी कि लिबरलिज्म के जो लोग थे, वो राष्ट्रवाद को किस तरह से देखते थे, यानी कि उनके नज़र में क्या मतलब मायने था या क्या अर्थ था राष्ट्रवाद का। ओके, आइए देखते हैं। अगर आपके पास बेटा बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 9 को ओपन कर लें ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी क्लियर समझ में आ जाए। ओके, देखते हैं। द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism। यानी कि जो नेशनलिज्म की आइडिया है या जो नेशनल यूनिटी की जो बात है, जो राष्ट्रीय एकता की जो भावनाएं हैं, वो आपको 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में यानी कि 1810-15 के आसपास जो है यूरोप में एक तरह से आ चुकी थी, लेकिन उसका एक अलग था लिबरलिज्म, यानी कि उसका अर्थ था लिबरलिज्म। अब यहाँ एक नया वर्ड है लिबरलिज्म। इस समझने के लिए हम देखेंगे कि लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। तो ये जो है आपका लिबरलिज्म वो आया है आपको लैटिन शब्द के मेन रूट शब्द से, जिसका नाम इसका होता है लिबर, और इसका मीन्स क्या होता है आपको फ्री। यानी कि एक तरह से अगर हम किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में बात करें तो लिबर का मतलब हो जाएगा आज़ादी, स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम हो जाएगा। ओके, द टर्म लिबर फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म। अब यहाँ बात आती है मिडिल क्लास की। तो अगर आप वीडियो नंबर 3 देखेंगे तो यहाँ एक बात आती है कि मिडिल क्लास कौन थे, उसमें आने वाले लोग कौन कौन थे। इन शॉर्ट मैं बताना चाहता हूँ कि ये आपको फ्रांस में जब 20th सेंचुरी के आसपास वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, औद्योगिकरण हुआ था, तो वहाँ के समाज में एक नए लोगों का उद्भव हुआ था जो वर्किंग क्लास लोग थे। उसमें उद्योगपति थे, काम करने वाले लोग थे और एजुकेटेड भी लोग थे। 3 लोगों को मिलकर के एक मिडिल क्लास का गठन हुआ, मिडिल क्लास के लोग बने। तो उनके नज़र में इसका मतलब था इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि लिबरलिज्म का मतलब वो लोग समझते थे मिडिल क्लास के लोग कि जो भी पर्सन यहाँ पर है, मिडिल क्लास है, जो भी क्लास हो, उसमें सबकी बराबर के अधिकार हो, सबका इक्वल राइट हो। वो लोग समझते थे इस मतलब लिबरलिज्म का। पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट बाय कंसेंट। और इस प्रकार जो राजनीतिक रूप से समझते थे कि ये लोग जो गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है उसको भी चेंज करना। Since the French Revolution, liberalism stood for the end of the autocracy and clerical privilege। यानी कि जो फ्रेंच रिवोल्यूशन में जो लोगों के सामने जो बातें आई उसके अकॉर्डिंग अगर लिबरलिज्म की बात कहा जाए तो वे लोग समझे थे कि जो ऑटोक्रेटिक है, यानी कि जो राजतंत्र है, जो निरंकुश था शासन है, उसको समाप्त करके और साथ ही साथ जो जन्म से कुछ प्रिविलेज मिले हुए हैं उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। और उसके बदले में कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट, और उसके बदले में जो है संवैधानिक रूप से इलेक्टेड बॉडी जो है कंट्री को कंट्रोल करने का वर्क करे। 19th सेंचुरी लिबरल्स आल्सो स्ट्रेस टू इनवॉल्बिलिटी टू द प्राइवेट प्रॉपर्टीज। आगे बात करते हैं द इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। देखिए यहाँ एक बात थी कि वो चाहते थे कि इक्वालिटी हो, लेकिन सफरेज में नहीं। सफरेज मतलब जो वैश्य मताधिकार का राइट है, यानी कि वोट देने का राइट था गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए, उसमें लोग इक्वलिटी नहीं चाहते थे। चाहते थे कि उसमें जो जिनके पास पैसे हो या जो धनी हैं वही लोग केवल वोट करें, बाकी जो है वोमेंस को या फिर जो है नॉन प्रॉपर्टी मैन को इलेक्शन में पार्टिसिपेट होने का राइट वो देना नहीं चाहते थे। कौन? मिडिल क्लास के लोग जो लिबरलिज्म को मानते थे। वी विल रिकॉल दैट इन अ रिवोल्यूशनरी France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and get elected was granted to exclusively to property owning man। That means जो फ्रांस की जो रिवोल्यूशन हुई थी उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें हम तो पॉलिटिकली डेमोक्रेसी का मतलब था कि वो वोट देने का सबको अधिकार होना चाहिए, चाहे जिसको प्रॉपर्टी का मतलब मालिक हो, जो प्रॉपर्टी है, जो मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी है, केवल उन्हीं लोगों को वोट देने का राइट मतलब मिले। ऐसा फ्रांस के रिवोल्यूशन से लोगों के मन में आइडिया आया। मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वोमेन वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट्स। हालांकि जो पुरुष जिनके पास धन नहीं है, जिनकी संपत्ति नहीं है, और
और सभी औरतों को वोट के राइट से यानी कि पॉलिटिकल इक्वलिटी के राइट से बाहर निकालने का विचार आया। लेकिन केवल शॉर्ट टर्म के लिए जब जैकोबिन्स के द्वारा जो कुछ क्लब्स इंक्लूड किए गए थे उस समय इसको सफरेज राइट को बढ़ाया गया था। उसमें सभी लोगों को मतलब वोमेंस को भी जो है पॉलिटिकली इक्वल का दर्जा दिया गया था, लेकिन ये बहुत ही कम समय तक रहा। जब नेपोलियनिक कोड जो है फिर से लागू किया गया तो जो सफरेज मूवमेंट के जो राइट था उसको लिमिट कर दिया गया। उसमें फिर से जो है औरतों को इक्वल राइट के दर्जे से बाहर निकाल दिया गया और इसको माइनर के पोजीशन पे ला दिया गया, सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड। यानी कि सोगा देवी जो औरतें हैं वो अपने हस्बैंड या फादर्स के अंडर में रहेंगी और उनके राइट्स को प्रिविलेज करेंगी। थ्रू आउट द 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी वोमेन एंड नॉन प्रोपर्टेड मेन ऑर्गेनाइज। हालांकि यहाँ बात दिया गया 19 और 20 सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो औरतें थी या जो नॉन प्रोपर्टेड मैन थे उन्होंने अपने पॉलिटिकल इक्वल राइट लेने के लिए वो क्या किए, फिर से आंदोलन करना स्टार्ट कर चुके थे, मूवमेंट शुरू कर दिए थे। ये तो था आपको लिबरल्स का, मिडिल क्लास के लिबरलिज्म का मतलब वो लोग क्या समझते थे और क्या चाहते थे। ये आपने देखा कि वे लोग चाहते थे कि भाई सबको वोट देने का राइट हो, बट उन्हीं लोगों को हो जिनके पास प्रॉपर्टी हो, इसमें औरतों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये बात तो वहाँ पर सामने आई थी। लेकिन अब एक ऐसा क्लास था जो इकोनॉमिकल जो क्लास था, जो आर्थिक दृष्टि से मतलब पैसे में था, जैसे व्यापारी हो गया, मर्चेंट हो गया, अदर जो है क्लास वर्किंग जो लोग थे, उनके नज़र में लिबरलिज्म का क्या मतलब था, आइए हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर उनके नज़र में था कि मार्केट की जो एक्टिविटी होती है खरीद बिक्री, उसके लिए उन्हें फ्री किया जाए, वो किसी भी एरिया में जा सके, किसी भी एरिया में अपना जो है ट्रांजिशन या मार्केटिंग कर सकें, वो चाहते थे। हालांकि वहाँ की अगर बात हम ध्यान दें तो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर द इमर्जिंग मिडिल क्लास। लेट अस, हम एग्जाम्पल बना समझें, जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो व्यापारी वर्ग थे, जो वर्किंग क्लास के लोग थे, वो चाहते थे कि इस प्रकार के जो बाउंडेशंस हैं उसे समाप्त कर दिया जाए और एक स्टेट में यानी कि एक राज्य के अंदर जितने भी एरिया आते हैं उस एरिया में आपको वेट का, कैपिटल का जो मेजरमेंट है सब इक्वल होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं था, इक्वल नहीं था। हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। यहाँ पर दिया हुआ है कि नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, यानी कि नेपोलियन की जब प्रशासनिक व्यवस्था थी उस समय लगभग उसके एरिया को यानी कि छोटे बड़े पार्ट्स में कुल 39 राज्यों में डिवाइड था और प्रत्येक का अपना अलग अलग करेंसी था और वेट और मेजरमेंट का पैमाना भी डिफरेंट था। A merchant traveling in 1833 from the Habsburg to Nuremberg to sell his goods, यानी कि बात एग्जाम्पल ग्रुप में दी गई है कि 1833 ईस्वी में अगर कोई व्यापारी चाहता है कि अपना हम सामान जो है हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग में सेल करें तो उसे 11 रीजन से होकर के गुजरना पड़ता था और सभी बैरियर से सभी रीजन में उन्हें 5% का टैक्स भी देना पड़ता था और ये टैक्स जो है अलग अलग होता था, यानी कि अलग अलग एरिया में जो मेजरमेंट था या जो मतलब कह सकते हैं करेंसी का जो पैमाना था वो डिफरेंट था। तो अकॉर्डिंग टू द वेट उसका जो टैक्स होता था वो भी क्या होता था, डिफरेंट होता था। ड्यूटीज वेर ऑफन लिव्ड अकॉर्डिंग टू देयर वेट ऑफ और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स एज सच रीजन्स हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। सबका अपना अपना अलग था वेट और मेजरमेंट का पैमाना। दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, और उससे क्या होता है कि व्यापारियों को एक जगह से दूसरी जगह उसका कैलकुलेशन हुआ, उसका मेजरमेंट हुआ, तो इस तरह मेजरमेंट और कैलकुलेशन में ज़्यादा समय अधिक लग जाते थे। इस प्रकार से वो चाहते थे कि भाई पूरे एरिया में एक जैसा सिस्टम कर दिया जाए ताकि हम कहीं भी जा सके, कहीं भी आ सके, हमें कोई परेशानी न हो। यह एग्जाम्पल पर दिया गया है कि इले एक कपड़े का यूनिट है, उसको अलग अलग एरिया में अलग अलग जो कि हालांकि लेंथ है उसका अलग अलग था, मतलब एक ही था। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है कि कोई फ्रैंकफर्ट से कुछ चलता है कपड़ा लेकर के जिसका मेजरमेंट था 54.7 सेंटीमीटर, वहीं जाकर एक क्लॉथ मेंज में आपका 55.1 सेंटीमीटर हो जाता है न्यूरेमबर्ग में हो जाता है आपको 65.6 सेंटीमीटर, जब वहीं फ्राइलेंबर्ग में होता है 53.5 सेंटीमीटर। यानी कि इस तरह से एक ही चीज़ जो है अलग अलग एरिया में उसका जो साइज है मेजरमेंट है वो डिफरेंट हो जाता है। तो उनका कहना था कि भाई इस तरह से जो वेरिएशन होगा तो हम लोगों को ट्रांजिशन करने में, हम लोगों को मार्केटिंग करने में बहुत सारी समस्याएं होंगी, इसलिए क्या करें, लिबरलिज्म का उन्होंने समझा लिबरलिज्म का मतलब जो है इस चीज़ को एक कर इसको समाप्त भी कर दिया जाए। हालांकि बाद में हुआ भी
सच कंडीशंस वेयर व्यूड एज द ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ ऑफ द न्यू कमर्शियल क्लासेस। इस तरह से जो है बहुत बड़ी बाधा, एक बहुत बड़ी रोड़ा के रूप में सामने इसको लिया गया इकोनॉमिक एक्सचेंज और ग्रोथ में। हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशंस ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटोरीज अलाउड द अनहिटेड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल। इस तरह चाहते थे कि भाई एक इस तरह का सिस्टम जो है क्रिएट किया जाए जो कि एक एरिया में या अलग अलग एरियाओं में जाने में कोई परेशानी ना हो, कैपिटल को या फिर पीपल को भी एक तरह का ट्रीटमेंट, एक तरह का जो है मतलब क्या कहते हैं वेट और मेजरमेंट का वैल्यू हो। उसलिए 1834 में एक कस्टम यूनियन की गठन की गई जिसको जेलवेरियन भी कहा जा सकता है, जो कि प्रशिया में इसको हुआ था। और उसमें जर्मन कंट्री के बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट भी किए थे। और बाद में जो यूनियन था, द यूनियन एबोलिश ट्रैफिक बैरियर्स, और यह यूनियन है ट्रैफिक बैरियर के अलग अलग स्टेट में जो बैरियर था उसे समाप्त करने के साथ साथ जो टैक्सेस थे उसको भी क्या किया, रिड्यूस कर दिया और करेंसी को लगभग कम करके 30 से 2 पे ला दिया गया। द क्रिएशंस ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे, और बाद में जो है रेलवे के नेटवर्किंग जो स्टार्ट हो गया था, तो इस प्रकार के जो बैरियर थे और ज़्यादा समाप्त हो चुके थे। ओके, तो अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815, यानी कि 1815 के बाद जो है जो कंजर्वेटिव विचारधारा के लोग थे उनका क्या विचार रहा, उन पर क्या मतलब प्रभाव पड़ा, इसको हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।